नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मीमांसा गुरुकुल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं, चाहे यूपीएससी हो जाए, चाहे स्टेट पीएससीज हो जाए या जो अन्य परीक्षाएं होती हैं, उसके लिए सारगर्भित तैयारी करवाना, अवधारणात्मक समझ विकसित करवाना, कंसेप्चुअल जिसे नॉलेज कहते हैं, वह विकसित करवाना। इस चैनल का दृढ़ता से मानना है कि जो बहुत सारी YouTube पे सामग्री है जिसमें छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए जाते हैं, टू शो दैट वी आर डूइंग समथिंग ग्रेट, हम लोग बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, वैसी बातें यहाँ ना बताई जाएं। सिर्फ वो बातें बताई जाएं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो, प्रासंगिक हो। जो भी बड़ी परीक्षाएं होती हैं उसमें जो उनका मुख्य उद्देश्य होता है परीक्षा लेने का, वह यह होता है कि आपकी अवधारणात्मक समझ कितनी है, ब्रॉड बेस्ड नॉलेज आपके पास कितना है और आप कैसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसे यूज़ करते हैं। ना कि यह चेक करना है कि जीडीपी कितनी बढ़ी, ट्रेड फिगर्स किसी कंट्री के साथ कितने हैं आदि। ये सब चीज़ों के लिए गूगल है, इंटरनेट है, तो उनका यह बिल्कुल उद्देश्य नहीं होता है यह सब जानना कि आपको ये सब फिगर्स पता हैं या नहीं पता हैं। उनका उद्देश्य ये होता है कि आपके पास एप्टीट्यूड है कि नहीं, अवधारणात्मक समझ है कि नहीं, और आप उसे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो इन्हीं बातों के साथ हम आज का वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है एफटीएस पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह परीक्षा में किसी न किसी फॉर्म में हर वर्ष आता है और आगे भी आता रहेगा। इसे इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म ये है और हिंदी में मुक्त व्यापार समझौता है। तो इस वीडियो में हम इस पर बृहद चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आप लोग इसे पूरा वीडियो आप देखिए ताकि आपकी समझ विकसित हो पाए। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, डब्ल्यूटीओ क्या होता है, फ्री ट्रेड के लाभ क्या है, उसकी हानियां क्या हो सकती हैं, भारत ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, एंड वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो इस समय ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने एक सेपा किया हुआ है, जो विच इज अ फॉर्म ऑफ फ्री ट्रेड ओनली। वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो। और इसे अनुमोदित किया है वहाँ की संसद ने नवंबर में, अभी हाल ही में किया है, तो ये काफ़ी चर्चा में है। तो चर्चा हम शुरू करते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में देखिए, जैसे कि मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इसमें जो वर्ड आता है फ्री ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री ट्रेड का अर्थ क्या होता है, मुक्त व्यापार का अर्थ क्या होता है? मुक्त व्यापार का बेसिकली अर्थ यही होता है कि जो दो देश आपस में व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, वह सामान वस्तुओं की आवाजाही पे कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, बैरियर लगाएं, जिसे ट्रेड बैरियर्स कहते हैं, कम से कम लगाएं। ठीक है, माफ कीजिएगा। कम से कम लगाएं। अब ट्रेड बैरियर्स क्या हो सकते हैं? देखिए, पहला तो हो जाता है आपका टैरिफ। टैरिफ माने इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी जिसे कहते हैं। आप बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दीजिए। तो अब समझ लीजिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का ही। ठीक है, अगर इंडिया ने बहुत इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी ऑस्ट्रेलिया से जो भी सामान आ रहा है, तो वहाँ के जो सप्लायर हैं, वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर हैं, वह सामान नहीं एक्सपोर्ट करना चाहेंगे इंडिया के लिए। उनका एक्सपोर्ट इंडिया के लिए इम्पोर्ट है, राइट? क्योंकि अगर समझ लीजिए 100 रुपये की वो वस्तु भेज रहे हैं 100 रुपीज़ की, एंड इंडिया ने उस पर टैक्स लगा दिया, समझ लीजिए कस्टम्स ड्यूटी लगा दी है 45 रुपीज़, तो उनका जो सामान यहाँ पे आएगा वह 145 रुपये में हो जाएगा। बिकने के चांसेस बहुत कम हैं। जब भाई बहुत ज़्यादा टैक्स रहेगा तो बिकने के चांसेस कम हो जाते हैं। अभी समझ लीजिए, जैसे कि अभी टेस्ला आप देखिए, इंडिया में आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगी, क्योंकि देखिए टेस्ला का यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इंडिया में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो जो टेस्ला इंडिया में आती है, या कोई भी गाड़ी जो फुली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी यदि इंडिया में आती है, तो उस पर 120% टैक्स लगता है। तो समझ लीजिए, अगर यूएस में टेस्ला $1 लाख की आ रही है,
तो इंडिया में वो आएगी तो उस पर $1.2 लाख का टैक्स लग जाएगा, तो उसकी कुल कीमत कितनी हो जाएगी? $2.2 लाख। बहुत महंगी हो जाती है, तो इवन बड़े बड़े लोग भी नहीं ले पाते हैं। लेकिन अभी समझ लीजिए इंडिया ने 45 रुपीज़ का टैक्स लगाया, 45% टैक्स लगाया, लेकिन उसी जगह पे यदि चाइना ने उसी वस्तु पे 10 रुपीज़ का टैक्स लगाया या 10% कह लीजिए, तो 10 रुपीज़ का टैक्स हो जाएगा। तो वो चाइनीज़ करेंसी में इक्विवेलेंट वैल्यू उसकी हो जाएगी 110 रुपये। तो वहाँ पे आपका सामान बिकने का ज़्यादा चांस रहेगा, राइट, क्योंकि वहाँ पे टैक्स कम है। तो जो ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्टर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो जाए, चाहे रॉ मटेरियल सप्लायर हो जाए, जो भी हो, वह चाइना में अपना सामान बेचना चाहेगा, राइट, वो चाइना में अपना सामान बेचना चाहेगा, क्योंकि वहाँ पे उसका सामान ज़्यादा बिक सकता है, टैक्स कम है, ज़्यादा बिक सकता है, तो उसे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। जब वॉल्यूम होगा आपके बिजनेस का, वॉल्यूम बड़ा होगा जो भी आप सप्लाई कर रहे हैं, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अच्छा, इंडिया टैक्स क्यों लगाता है? इंडिया टैक्स क्यों लगाता है? कस्टम्स ड्यूटी क्यों लगाता है इंडिया? ये एक प्रश्न आता है। तो देखिए, कस्टम्स ड्यूटी लगाने के दो मुख्य कारण होते हैं। क्या दो मुख्य कारण है? एक तो होता है आपका रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है। कस्टम्स एक बड़ा सोर्स है रेवेन्यू जनरेशन का। इनडायरेक्ट टैक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिकली दो टैक्स आते हैं, कस्टम्स एंड जीएसटी। तो कस्टम्स भी काफ़ी, जीएसटी तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, बट कस्टम्स भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया का जो टोटल टैक्स कलेक्शन है उसका अराउंड 52% इनडायरेक्ट टैक्स से आता है, तो उसमें भी कस्टम्स का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो एक तो हो गया रेवेन्यू जनरेशन, और दूसरा होता है टू प्रोटेक्ट योर लोकल इंडस्ट्री, टू प्रोटेक्ट योर लोकल इंडस्ट्रीज। अब मान लीजिए कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से जो 100 रुपए का सामान आ रहा है उस पर टैक्स लगा दिया 5% से, तो इसकी कुल कीमत कितनी हो जाएगी? 105 रुपये। अब ऑस्ट्रेलिया विच इज़ एन इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कंट्री, उनकी टेक्नोलॉजी उन्नत है, मैन पावर उन्नत है, फैक्ट्रीज उनकी उन्नत हैं, तो वो क्वालिटी सामान बनाएंगे, क्वालिटी सामान बनाएंगे। और दूसरी बात, सिंस इकोनॉमीज ऑफ स्केल काम करता है टेक्नोलॉजी के कारण, देखिए वस्तुएं बहुत सस्ती हो जाती हैं अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। आप बहुत सारे एग्जांपल्स अपने आसपास ही देख सकते हैं। आज से 10 साल पहले फ़ोन्स कैसे हुआ करते थे, आज कैसे फ़ोन हैं। कीमतें देखिए, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, फ़ोन्स के फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं, किंतु उसकी कीमतें कम होती जा रही हैं, राइट, कीमतें कम होती जा रही है बढ़ने के बजाय। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, समझ लीजिए जो इंडियन प्रोड्यूसर है, अगर वो 100 रुपए में कोई सामान बना रहा है, सेम चीज ऑस्ट्रेलियन जो रहेगा वो अच्छी क्वालिटी का 70 रुपए में बना देगा। सेम चीज, टैक्स लगा 5% उस पर, 5% माने 3.5 रुपए, तो इंडिया में कितने में भी बिकेगा वो? 73.5। और इंडियन प्रोड्यूसर वही चीज कितने में बना रहा है? 100 रुपए में बना रहा है। ये सामान अच्छी क्वालिटी का है, फिर भी इससे देखिए कितना कम कीमत है इसकी, अराउंड 27-28 रुपए कम कीमत है इसकी, राइट। तो क्यों इंडियन माल बिकेगा? इंडियन माल तो बिकेगा नहीं, सब फिर इंपोर्ट ही करना चाहेंगे। ट्रेडर्स भी जो हैं भाई, जो इंपोर्टर हैं वो इंपोर्ट करके ही सामान बेचना चाहेंगे। तो उससे होगा क्या? इंडियन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं होगा। इंडियन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा? हमारा फिर धीरे धीरे रिलायंस बढ़ते जाएगा, हमारी निर्भरता बढ़ती जाएगी दूसरे देशों के ऊपर, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। हम लोगों ने कॉलोनियलिज्म के समय भी देखा है, और इस पे बहुत चर्चा होती है एकेडमिक सर्कल्स में कि भाई किसी भी प्रकार की निर्भरता एक लेवल के बाद किसी अन्य कंट्री पे अच्छी बात नहीं है। आप समझ लीजिए, यदि डिफेंस सप्लाई ले रहे हैं तो सिर्फ एक ही देश से मत लीजिए। जैसे अगर इंडिया को अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स लेने हैं, जो भी उसके आर्मी को जो भी रिक्वायरमेंट हो, वेपन्स हो, टैंक हो, टेक्नोलॉजी हो, तो यदि वो सिर्फ रूस से ले रहा है, रशिया से ले रहा है, तो इट इज़ नॉट गुड। पता नहीं आपके संबंध कल कैसे रहेंगे रशिया के साथ। हो सकता है अभी तो बहुत अच्छे हैं, हो सकता है बहुत बेकार हो जाए, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए किसी भी कंट्री पे रिलायंस, ओवर रिलायंस इज नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ ट्रेड और इन टर्म्स ऑफ एनी टाइप ऑफ डीलिंग इज नॉट गुड। तो इसके लिए हम लोग टैक्स लगाते हैं। टैरिफ लगाने का दो कारण होता है, एक तो रेवेन्यू जनरेशन होता है, रेवेन्यू जनरेशन होगा तभी गवर्नमेंट जो भी डेवलपमेंटल काम है या जो भी अन्य प्रकार के जो खर्च करती है तभी कर पाएगी, और टू प्रोटेक्ट योर लोकल इंडस्ट्रीज। तो
फ्री ट्रेड के अगेंस्ट क्या काम करता है? एक तो हमने चर्चा कर ली टैरिफ, ठीक है, एक तो चर्चा कर ली हमने टैरिफ की। दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स, अब नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या हो सकते हैं? ये टैक्स के फॉर्म में नहीं होते हैं, बट ये अदर फॉर्म्स में होते हैं। तो ये क्या हो सकते हैं? एक तो होता है आपका कोटा, बहुत सारे होते हैं, हम सब पे नहीं जाएंगे, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग सुदृढ़ हो सके। कोटा हो गया आपका, लाइसेंसिंग हो गया, मैं चर्चा करूंगा इन सब पे, लाइसेंस हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो गई, स्टैंडर्ड्स हो गए, लेबर एंड जेंडर मेजर्स हो गए, क्लाइमेट चेंज मेजर्स हो गए। तो ये सब नॉन टैरिफ बैरियर्स में आते हैं। ये टैक्स के फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है, इस माने ड्यूटी नहीं होता है, इसमें रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता है, बट ये बेसिकली इसके लिए लगाए जाते हैं कि भाई जो इंपोर्टिंग नेशन है, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जो इंडिया है वह अपने लोगों की सुरक्षा कर सके, हेल्थ हो गया, प्लांट हेल्थ हो गया, एनिमल हेल्थ हो गया, ह्यूमन हेल्थ हो गया, या फिर अगेन लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। छोटे मीन्स एकदम ब्रीफ चर्चा हम करते हैं। कोटा का क्या अर्थ होता है भाई? कि अगर समझ लीजिए आप इंडिया इंपोर्ट कर रहा है वीट, तो इंडियन गवर्नमेंट लगा देगी उस पर कोटा, क्या हो जाएगा? 100 मिलियन टन। 100 मिलियन टन से ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो किसी एक एजेंसी को लाइसेंस दे दिया जाएगा, वो लाइसेंस वो एजेंसी और लोगों में वो लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करेगी, लेकिन ओवरऑल 100 मिलियन टन के ऊपर गेहूं नहीं आएगा इंडिया में, इंपोर्ट नहीं होगा। तो ये कोटा हो गया। लाइसेंस भी ऐसे ही होता है भाई। अभी जैसे गोल्ड है, इंडिया में यदि आपको गोल्ड इंपोर्ट करना है तो आई और यू कैन नॉट इम्पोर्ट इट एज एन इंडिविजुअल, हम लोग नहीं कर सकते हैं। एयरपोर्ट के माध्यम से थोड़ा बहुत ज्वेलरी हम ला सकते हैं, 1 साल के बाद यदि हम आते हैं तो थोड़ा बहुत ज्वेलरी फॉर्म में हम ला सकते हैं, लेकिन अगर हमको 1 किलो 2 किलो सोना लाना है तो वो हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ लोगों को लाइसेंस दिया हुआ है, कुछ माने बड़ी एजेंसीज हैं, वो लोग ही गोल्ड इंपोर्ट करती हैं, मिलियन टन्स में वो लोग गोल्ड इंपोर्ट करती हैं, हम लोग नहीं कर सकते। तो लाइसेंस हो गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में भाई अगर आपके देश में मैंने कोई समझ लीजिए दवा बनाई है, बहुत खर्च करके मैंने दवा बनाई है और उसका आईपीआर मेरे पास है। आईपीआर का अर्थ यही होता है भाई कि आप मेरी दवा का डुप्लीकेट नहीं बना सकते हैं। आप यदि मेरी दवा बनाना चाहते हैं तो आपको मुझसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, और जो भी आप दवा बना के बेचेंगे उसका जो भी एक अमाउंट रहेगा वो मुझे एज ए फीस देनी पड़ेगी। तो ये फार्मास्यूटिकल में तो ये बहुत बड़ा इशू रहता है आईपीआर, एंड बाकी भी जगहों पे इसका इशू रहता है। आईपीआर इसीलिए दिया जाता है सो दैट जो क्रिएटिव लोग हैं, चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो जाए, चाहे जो क्रिएटिव लोग हैं, वह अब जो भी इनोवेशन लेके आते हैं जिससे मानव जाति का कल्याण होता है, उससे वह भी लाभ कमा सके। भाई जब मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट रहेगा तभी तो मैं इनोवेशन करूंगा ना। अभी जो बहुत बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं, लाइक फाइजर हो गया, कैडिला हो गया, तो ये दे आर इन्वेस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, मेडिकल प्रोडक्ट्स, राइट। अब कई बार क्या होता है, आपने बहुत खर्चा किया लेकिन आपका ड्रग तैयार नहीं हो पाता, फेल हो जाता है टेस्टिंग में, तो उनका बहुत लॉस भी होता है। तो वो क्या चाहते हैं कि एक ड्रग अगर वो कुछ बनाते हैं अच्छा, जो लाइफ सेविंग हो, बहुत ही कोई क्रिटिकल इलनेस है उसे वो ठीक करने में सहायता करता है, तो उसके लिए उसे पेटेंट मिले, सिर्फ वही प्रोडक्शन कर सके सो दैट उसे अच्छा खासा लाभ हो, जो पहले उसने लॉसेस भी झेले हैं वो कंपनसेट हो जाए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो गया, स्टैंडर्ड्स भी वैसे ही हो जाते हैं। जैसे अगर इंडिया में अगर आपको फूड आइटम इंपोर्ट करना है कहीं बाहर से, तो यहाँ पे आपको एफएसएसआई का लाइसेंस लगेगा,
उसका वो जब अनुमोदित करेगा तभी आप इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं उन सामान को। क्योंकि भाई हमारे फूड स्टैंडर्ड्स हैं, हम नहीं चाहेंगे कि समझ लीजिए कि हम किसी छोटी मोटी कंट्री से कोई सामान आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो हमें नहीं पता है कि उसका फूड स्टैंडर्ड कैसा है, क्या यूज़ कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल है कि नहीं है, उसमें कुछ भी भेज देगा। तो इसके लिए वो फूड सैंपल्स, जब वो फूड प्रोडक्ट्स यहाँ पे आते हैं तो उनका सैंपल निकाला जाता है जिसकी टेस्टिंग होती है यहाँ पे FSSAI में, और अगर उसने NOC दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया, तभी वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो इम्पोर्ट होते हैं। फिर आजकल ये भी बहुत आते जा रहा है, लेबर एंड जेंडर मेजर्स क्या है, क्लाइमेट चेंज मेजर्स क्या है, इस पे भी बहुत बवाल मचा हुआ है। खासकर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो लेबर एंड जेंडर मेजर्स में क्या हो जाता है भाई, जो लेबर जो भी माने मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्ट्स की हो रही है, किसी भी प्रकार की जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सर्विस प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें जो लेबर इन्वॉल्व है तो आप उसका ख्याल रख रहे हैं कि नहीं, माने लेबर राइट्स हैं कि नहीं, उन्हें छुट्टियां मिल रही हैं कि नहीं, वेलफेयर मेजर्स उनके लिए हैं कि नहीं है, तो इस पे आप कर रहे हैं कि नहीं काम। चाइल्ड लेबर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि भदोही करके एरिया है उत्तर प्रदेश में, भदोही मिर्ज़ापुर बेल्ट, यहाँ से बहुत ही सुंदर कालीन यूरोप अमेरिका में पहले निर्यातित होते थे, निर्यात होता था, एक्सपोर्ट होता था उनका, बहुत ही सुंदर। तो वो जो सुंदर कालीन बनाना रहता है उसमें कैसा होता है, छोटे बच्चों का जो हाथ होता है, जो उंगलियां होती है, उसे कहते हैं निम्बल फिंगर, और वो उनकी उंगलियां चूंकि छोटी होती हैं तो वही जाके उस पर बराबर काम कर पाती है। जो बड़े हो जाते हैं, हम 15-20 वर्ष की अवस्था के बाद हमारी उंगलियां इतनी सॉफ्ट नहीं रहती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो बहुत सुंदर जो उसके ऊपर हम चित्रकारी करते हैं, डिज़ाइन करते हैं कालीन पे, वो संभव नहीं हो पाता। लेकिन US ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया कि आप चाइल्ड लेबर यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बैन कर दिया। इंडियन जो कारपेट होता है, भदोही मिर्ज़ापुर बेल्ट से आने वाला कारपेट होता है, उस पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, बैन लगा दिए। तो एक समय यह जो उद्योग था यह बहुत अधिक डॉलर्स कमाता था भारत के लिए, ठीक है, डॉलर बेल्ट हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे अब वह जो उद्योग है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। दूसरी बात, चाइना से भी अभी सामान, माने मशीन मेड कारपेट्स बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं, जो दिखने में इतने सुंदर तो नहीं होते किंतु सस्ते होते हैं। तो जनरली हर जगह लोग सस्ती चीज़ें चाहते हैं। जो अच्छी चीज़ होती है, जो माने क्या कहते हैं, बहुत सुंदर होगी, वह वही लोग चाहते हैं जो बड़े लोग हों, जिनको माने लग्जीरियस आइटम चाहिए रहता है। जैसे हम आप जैसे लोग BMW नहीं खरीदेंगे, हम आप जैसे लोग अगर कोई 6-7 लाख की गाड़ी मिल जाए उसी में बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, राइट। बट जो बड़ा आदमी रहेगा वही BMW खरीदेगा, मर्सिडीज़ खरीदेगा। तो वैसे ही है। तो जेंडर इश्यूज़ में भी वही है कि भाई आप जेंडर इक्वालिटी मेजर्स है कि नहीं है, जहाँ पे भी काम हो रहा है उनके लिए क्रेच फैसिलिटी है कि नहीं, अगर माएँ वहाँ पे काम कर रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। फिर अभी क्लाइमेट चेंज मेजर्स भी आ गए हैं। क्लाइमेट चेंज मेजर्स माने यही होता है भाई कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपकी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है क्या कि क्लाइमेट चेंज पे कम से कम इम्पैक्ट है, माने आप कम से कम कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। तो ये इस पे भी आजकल बहुत बवाल मचा हुआ है। तो टैरिफ बैरियर्स तो बहुत सारी कंट्रीज ने कम कर दिए हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज अगर आप देखेंगे ना तो ये बहुत लगाते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है ना, उसमें भी विशेषकर इनका जो स्टैंडर्ड्स होता है, ये जो मैंने बातें की 5 और 6 पॉइंट पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की जो मैंने बात की, इस पे ये बहुत फोकस करते हैं। और इनके स्टैंडर्ड्स इतने हाई होते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज अभी इतनी एडवांस्ड नहीं हुई हैं, टेक्नोलॉजी जिनकी इतनी एडवांस्ड नहीं हुई है, मैन पावर इतना स्किल्ड नहीं है, तो वो स्टैंडर्ड को वो अचीव नहीं कर पाते हैं। वो स्टैंडर्ड को हम अचीव नहीं कर पाते। टैरिफ भले कम हो, वहाँ पे 5% हो, 2% हो, टैरिफ हो सकता है 0% हो, बट ये बैरियर्स को हम क्रॉस नहीं कर पाते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के जो मैन्युफैक्चरर हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो ये बैरियर्स को नहीं ये कर पाते हैं, ब्रेक नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बड़ा इशू है। कुछ साल पहले देखिए हापुस, इंडियन हापुस पे यूरोप ने बैन लगा दिया था, यूरोपियन कंट्रीज ने। ये कहा गया कि इस पे पेस्टिसाइड बहुत पाया जा रहा है, तो ये स्टैंडर्ड वाला एक इशू हो गया। तो हापुस जो कि मैंने एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है, तो उस पर बैन लगा दिया गया। फूड प्रोडक्ट्स में भी जैसे अभी दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स अगर जा रहे हैं तो कहा जाएगा कि
गायों को बहुत ज़्यादा इंजेक्शन दिया गया है, हार्मोन्स बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। तो ये सच भी है, इसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो एकदम झूठ कह रहे हैं। और उनके यहाँ पे स्टैंडर्ड हाई है भी, उनके लोकल प्रोड्यूसर के लिए भी स्टैंडर्ड हाई है, किंतु अभी हम वो स्टैंडर्ड चूंकि अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए ये हमारे लिए एक समस्या है। अभी तो क्लाइमेट चेंज पे भी वो लोग नए नए रिस्ट्रिक्शंस लेते आ रहे हैं, चूँकि उनकी इंडस्ट्रीज इवॉल्व है, टेक्नोलॉजी उन्नत है, तो वो जो भी उनका कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता है कंपेयर टू जो इंडिया में होता है। अब जैसे देखिए, अभी बीच में मैं पढ़ रहा था, जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं वहाँ पे यूरोप में स्टील का जो स्क्रैप रहता है, माने जो समझ लीजिए भंगार सामान रहेगा, उसी से नए स्टील को बनाते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा अभी संभव नहीं हो पा रहा है। ज़्यादातर स्टील मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वो रॉ मटेरियल से ही स्टील बनाते हैं। तो जब वो स्टील स्क्रैप से बनता है स्टील, तो उसमें कार्बन जो उत्सर्जन होता है, कार्बन एमिशन जो होता है, वो बहुत कम होता है कंपेयर टू आप रॉ मटेरियल से बनाएं तो ये सब बड़े इश्यूज हैं। तो हमने ये समझ लिया कि भाई ट्रेड के अगेंस्ट दो तरह के इश्यूज होते हैं, एक तो होता है टैरिफ और एक होता है नॉन टैरिफ। ठीक है, ये दो इश्यूज, दो माने मेजर्स हैं जो ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, व्यापार को अवरुद्ध करते हैं। तो अच्छा, फ्री ट्रेड क्यों करना चाहिए? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे फ्री ट्रेड आता है, तो फ्री ट्रेड क्यों करना चाहिए? बिकॉज एक ये इकोनॉमिक अजम्पशन है, ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट इस बात पे सहमत हैं कि जो फ्री ट्रेड होता है यह दोनों देशों के लिए, जो भी मैंने व्यापार कर रहे हैं, दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसमें फिर देखिए एक थे डेविड, इस पे तो जो ये सिद्धांत के आप प्रतिपादक कह सकते हैं एडम स्मिथ को, जिन्होंने इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट की बात की थी। फिर एक डेविड रिकार्डो हुए थे, डेविड रिकार्डो, इन्होंने कंपैरेटिव एडवांटेज की बात की थी। माने हर देश को उस चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए जिसमें अन्य देश की तुलना में उसे कंपैरेटिव एडवांटेज है। लाइक इंडिया के पास चीप लेबर अवेलेबल है, तो हमें लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग पे, ट्रेडिंग पे ध्यान देनी चाहिए। यही चीज़ पहले चाइना ने की थी, उसके पास भी बहुत बड़ी जनसंख्या थी, तो लेबर इंटेंसिव जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका उसने प्रोडक्शन किया, एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाई। उधर से जो पैसा आया, एक्सपोर्ट्स द्वारा जो पैसा उसे मिला, ट्रेड द्वारा उसे जो पैसा मिला, उससे उसने अपनी मैन पावर को स्किल किया, टेक्नोलॉजी का विकास किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। धीरे धीरे वो अब जो हाई टेक होता है, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें अब वो धीरे धीरे जा रहा है। जैसे कि 5G हो गया आपका, सेमीकंडक्टर्स हो गए, चिप्स हो गए, उसमें जा रहा है। और इंडिया को भी ऐसे ही करना चाहिए। अब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में क्या हो सकता है? आपका टेक्सटाइल हो सकता है, आपका फुटवेयर हो सकता है, ज्वेलरीज हो सकती हैं, एग्रीकल्चर हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मैंने लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, और इंडिया में चूंकि लेबर सस्ता है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो सस्ता बनेगा कंपेयर टू समझ लीजिए यूएस हो गया, दुबई हो गया। और यूएस में वो लोग क्या कर रहे हैं कि भाई उनको कंपैरेटिव एडवांटेज कहाँ लगता है? उनको लगता है भाई ये सब चीज़ें जो टेक्सटाइल है, फुटवेयर है, ये हम इंडिया से मंगा लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे सस्ते में हमको मिल जा रहा है, चीप लेबर है, अच्छा वो लोग भी बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा फुटवेयर बनाने के लिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी नहीं लगती है, तो वो भी दे आर ऑल्सो डूइंग गुड। हम किस पे काम करते हैं? हम फाइनेंस पे काम करते हैं। मैंने देखिए बैंकिंग हो गया, नए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हो गए, इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया। फाइनेंस में आप लोगों को पता ही होगा कि भाई लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, दे आर दी डोमिनेटिंग सेंटर्स। उसके बाद जो हाई टेक हो गया, जितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजीज आती हैं वो सिलिकॉन वैली से ही आती हैं, अमेरिका से आती हैं। चाहे आप सोशल नेटवर्क देख लीजिए, चाहे बिटकॉइन देख लीजिए, चाहे आप यूपीआई देख लीजिए, दुनिया भर के जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो चिप्स होता है, चिप्स का जो डिज़ाइन होगा, वो भले मैन्युफैक्चरिंग उसका ताइवान में हो, चाइना में हो, बट उसकी जो डिज़ाइनिंग होगी, जो उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, वो यूएस में होगा। फार्मा प्रोडक्ट्स जो हो गए वो यूएस में ही माने उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, तो वो उस पर फोकस करते हैं।
तो बेसिकली फ्री ट्रेड ये माना जाता है कि जो भी कंट्रीज काम कर रही माने ट्रेड कर रही हैं आपस में, दोनों के लिए लाभदायक है, एंड इट शुड बी प्रमोटेड। देयर इज ऑलमोस्ट अ कॉन्सेंसस। बहुत कम चीज़ों में किसी चीज़ के लिए जो उस फील्ड के महारथी होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनमें कॉन्सेंसस होता है, ठीक है। किंतु इस फील्ड में, इस फ्री ट्रेड के नाम पे कॉन्सेंसस, एक मोटा मोटा कॉन्सेंसस है इकोनॉमिस्ट्स के बीच में। तो ये एक मुख्य मुद्दा हो गया कि फ्री ट्रेड क्या होता है। उसके बाद आता है फ्री ट्रेड, हाँ, और इसमें एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है कि देखिए प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद यह सोचा गया, समझा गया कि जो देश आपस में बहुत लड़ रहे हैं, अगर कुछ ऐसा किया जाए कि वह आपस में बंध जाएं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर उनकी निर्भरता हो जाए, तो हो सकता है कि जो झगड़ा फसाद हो रहा है वह ना हो और शांति हो। जब शांति होगी तभी ह्यूमन लाइफ का भी प्रोटेक्शन होगा एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। अगर आप रोज लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो पहली बात तो ह्यूमन लाइफ का लॉस होता ही है, फिर प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती है वहाँ पे। क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा? अगर रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा, कोई क्यों रिस्क लेगा? when you are not sure that what will happen couple of years down the line, right? तो ये सब ऐसा सोचा गया है। फिर वहाँ पे देखिए फ्री ट्रेड का बहुत प्रमोशन हुआ, इकोनॉमिक यूनियन बना, यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन जिसे कहते हैं, यूरोपियन यूनियन जिसे कहते हैं, जहाँ पे ट्रेड ऑलमोस्ट फ्री है, हर तरह से फ्री है, ठीक है। और उसके फायदे भी हुए, जैसे जर्मनी, फ्रांस पहले हमेशा लड़ा करते थे, सदियों का उनका इतिहास है लड़ने का, किंतु वह लड़ाई समाप्त हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध में भी आपस में बहुत लड़े थे वो लोग, ठीक है, लेकिन उसके बाद देखिए अभी 70-80 साल हो गए, शांति है। तो इसका एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी था। तो इसको प्रमोट करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सब जब चर्चाएं चल रही थी, तो एक बॉडी बनाई गई थी, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन। अब हम ये सब चर्चा नहीं करेंगे कि किस सन में बनाया था, इसका पहला अध्यक्ष कौन था, इसके विजन्स क्या, इसका विजन क्या था, मिशन क्या था, रूल्स क्या थे। नो, बहुत सारे वीडियो में मैं ये भी देखता हूँ कि गेट का ये सब भी आपको बता दिया जाएगा, विच इज नॉट नीडेड एट ऑल, नॉट नीडेड। आपको बस एक मोटा मोटा पता रखना है, भाई गेट क्या था, सारी चीजें आपको पता रखने की आवश्यकता नहीं है। ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, ये बेसिकली काम करता था, ये माने फ्री ट्रेड को ही प्रमोट करता था, लेकिन गुड्स, जो गुड्स होती हैं, वस्तुएं, ठीक है, उसका ट्रेड कैसा होगा, उसको रेगुलेट करना, टैक्स क्या लगने चाहिए, कम से कम टैक्स लगने चाहिए, बैरियर्स कम होने चाहिए, चाहे वो टैरिफ बैरियर हो चाहे नॉन टैरिफ बैरियर हो, इसे हाँ NTB भी कहते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, नॉन टैरिफ बैरियर, ठीक है, तो कम से कम हो। तो इसके बाद WTO आया, ठीक है, WTO आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उस ये इसी की सक्सेसर बॉडी थी, किसकी? गेट की। अब चूंकि गेट का मैंने आप लोगों को बताया कि वह सिर्फ वस्तुओं पे माने जो उसके एग्रीमेंट्स हुआ करते थे वो गुड्स पे हुआ करते थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद टेक्नोलॉजी जो बहुत तेजी से बढ़ी और सर्विसेज का भी इंटीग्रेशन होते गया। सर्विसेज का भी इंटीग्रेशन माने क्या हो गया? अब गुड्स का क्या अर्थ होता है? गुड्स माने हो गया आपका, समझ लीजिए गेहूं चावल हो गया, ठीक है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, दूध के प्रोडक्ट्स हो गए, मोबाइल फोन हो गया, पेन हो गया, जो भी वस्तुएं जो आपको दिखाई पड़ती हैं, टेंजिबल चीजें हैं, ठीक है, जो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन तेजी से बढ़ा टेक्नोलॉजी के कारण, और बहुत सारे उसके पीछे फैक्टर्स थे, देश आपस में माने व्यापार ज़्यादा करने लगे, कम्युनिकेशन तेजी से होने लगा, टेक्नोलॉजी का बहुत विकास हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो देशों में आपस में सर्विसेज की भी ट्रेडिंग होने लगी। अब सर्विसेज में क्या हो जाता है? फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हो गई, तो टूरिज्म में भी सर्विसेज का एंगल आता है,
फिर मैन पावर यहाँ से वहाँ जाना हो गया। मैं बताता हूँ आपको, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या हो सकती हैं भाई, अमेरिका का कोई बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड है, वो इंडियन शेयर मार्केट में आके इन्वेस्ट कर रहा है, वो सर्विस हो गया। इंडियन बैंक, स्टेट बैंक है, वो अमेरिका में ब्रांच डाल रहा है। आपने देखा होगा HSBC के ब्रांचेस बड़ी बड़ी सिटीज़ में आपको दिखते हैं, सिटी बैंक के ब्रांचेस बड़ी बड़ी सिटीज़ में दिखते हैं आपको। तो वो फाइनेंशियल सर्विस हो गई, बैंकिंग सर्विस हो गई। वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में देखिए, वोडाफोन ने ला के पैसा यहाँ पे डाला था, इंडिया में डाला था। बहुत बड़े जो स्टार्टअप्स हैं उसमें देखिए बाहर की कंट्रीज़ का पैसा लगा हुआ है, जैसे पेटीएम देख लीजिए, जोमेटो देख लीजिए। इसमें बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे तो सॉफ्ट बैंक का आपको पैसा दिखाई पड़ेगा। सॉफ्ट बैंक एक बहुत बड़ा मैंने इन्वेस्टर है, आप कह सकते हैं, बैंक टाइप है जो इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर पीपल टू पीपल मूवमेंट होता है। पीपल टू पीपल मूवमेंट मैंने क्या हो गया भाई, जैसे इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाके अमेरिका में अपनी सर्विसेज दे रहा है, इंग्लैंड में अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो यह सब भी बहुत तेज़ी से बढ़ा। तो ऐसी आवश्यकता फील की गई कि इनको भी रेगुलेट करना है। तो WTO क्या करता है, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। माने गुड्स को तो करेगा ही, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज हो गया, IPR हो गया, फिर उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। देखिए बहुत मोदी जी बार बार प्रयास करते रहते हैं कि भाई इंडिया में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आए बाहर की कंट्रीज से। इसके लिए बहुत सारे मेजर्स स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लाइक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कीजिए आप, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए आप, कम से कम बैरियर्स लगाइए आप इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। तो ये WTO हो गया, ये इन सब पे बेसिकली काम करता है। ट्रेड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, चाहे गुड्स हो, सर्विसेज हो, इन्वेस्टमेंट हो, IPR हो, इन सभी पे वो काम करता है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हो, भाई कैसे आप सामान लेंगे, गवर्नमेंट भी प्रोक्योर करती है ना, तो उसके प्रोक्योरमेंट के नॉर्म्स क्या होंगे। ऐसा ना हो कि इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ इंडिया के से ही सामान ले, अगर और भी प्लेयर्स अवेलेबल हैं तो ऐसे रूल्स होने चाहिए भाई कि ठीक है आप अपने सामान को महत्व दीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आप बाहर का जो सामान हो उसके अगेंस्ट पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड रखें, भेदभाव रखें। तो WTO इन सब पे काम करता है। और WTO का क्या कहना है कि WTO में 98% जो वो इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी एंड ट्रेड, ये WTO द्वारा रेगुलेटेड होता है। रेगुलेटेड होता है माने लगभग सभी देश इसके पार्ट हैं, लगभग सभी देश इसके पार्ट हैं। तो 98% इकोनॉमी एंड ट्रेड WTO द्वारा रेगुलेटेड होता है। अब WTO का क्या कहना है भाई कि आप जो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उसे आप कम से कम कीजिए, ठीक है। फ्री ट्रेड को आप ये दीजिए, उसे आप प्रमोट कीजिए, एनकरेज कीजिए। तो इसके लिए आप ट्रेड बैरियर्स एंड टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स कम से कम कीजिए। इसका ये मतलब नहीं है कि ज़ीरो कर दीजिए आप, लेकिन आप कम से कम कीजिए, ठीक है। जो आवश्यक है वो कीजिए। टैक्स कभी ऐसा कभी नहीं होगा, अभी तो आगे क्या होगा, आज से 50 साल बाद क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता हूँ, किंतु ऐसा तो बिल्कुल नहीं प्रतीत हो रहा है कि 5-10 साल बाद, 25 साल बाद आप फ़ोन मंगाएंगे एप्पल का और इंडिया में वो विदाउट एनी ड्यूटी आएगा। ड्यूटी तो उस पर लगेगी, कम ड्यूटी लगेगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये बड़ी श्रृंखला ही हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ 33 मिनट हो गया और अभी तो हम इंट्रोडक्शन पे ही हैं, तो एक बड़ी श्रृंखला हो जाएगी। लेकिन हाँ, पहले समझ लीजिए जो कस्टम्स ड्यूटी थी वह ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पे, ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स पे 35% थी। जब भी लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था, 91 में लिबरलाइजेशन हुआ, जब भी टैरिफ बैरियर्स को कम किया गया तो 35% था। अभी कम होते होते बेसिकली ये 10% के आसपास है। ज़्यादातर गुड्स पे कस्टम्स ड्यूटी इतनी लगती है, 10%, ठीक है। कहीं कहीं पे 5% है, कहीं कहीं पे 15-20% है, लेकिन ओवरऑल अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 10% का टैरिफ बैरियर आता है, कस्टम्स ड्यूटी आती है। तो WTO क्या कहता है कि भाई टैरिफ बैरियर्स कम कीजिए, नॉन टैरिफ बैरियर्स आप कम से कम कीजिए, जो आवश्यक है वो कीजिए। आप ऐसे नहीं कह सकते भाई कि इंडिया में आप ड्रग्स आने दीजिए, जो मादक पदार्थ हैं वो आने दीजिए, बिकॉज इट विल एंडेंजर लाइफ ऑफ आवर सिटीजन्स।
सो इट कैन नॉट बी प्रमोटेड। आपको ड्रग्स माने जो दवाइयाँ होती हैं वो भी मंगानी है तो आप रेगुलेशन लेके आइए। रेगुलेशन माने आप उसकी टेस्टिंग कीजिए बराबर है कि नहीं है, कुछ भी आप मत मंगा लीजिए। अभी देखिए अनफॉर्चुनेटली इंडिया से ही सप्लाई हुआ है गाम्बिया एंड कुछ देशों में कुछ बच्चों की मृत्यु हुई है, विच इज़ रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। तो कहीं ना कहीं इन देशों में देखिए रेगुलेशन इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, पुअर कंट्रीज हैं, बहुत माने एवॉल्व नहीं है, तो रेगुलेशंस इतने स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ से लोगों ने उसका कुछ फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पे चीज़ें बेची जो कि पुअर क्वालिटी की थी, स्प्रूयस थी। तो वहाँ पे देखिए छोटे बच्चों का निधन हुआ। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि बैरियर्स एकदम ज़ीरो हो जाएंगे, बट आपको कम से कम करना है। और इसका एक कंसेप्ट होता है MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्या अर्थ होता है, समझ लीजिए आप मोबाइल मंगा रहे हैं, ठीक है, इंडिया मोबाइल मंगा रहा है। मोबाइल में भी अलग अलग टाइप के मोबाइल होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन होता है, किंतु उस पर हम नहीं जाएंगे। अब मोबाइल पे उसने रख दिया टैक्स 10% का, ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी। देखिए ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। 10% का अर्थ होता है BCD, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है। इसके ऊपर और भी टैक्स लगते हैं, IGST लगेगा, स्वच्छ भारत जो अभियान चल रहा है उसके लिए सेस लगेगा, सोशल वेलफेयर सरचार्जेस उसे बेसिकली कहते हैं। तो ये 10% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है। पहले 35% ये हुआ करती थी, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी और भी जो कोई सेस रहा होगा वो लगता था। तो ओवरऑल जो ड्यूटी होता था वो हो जाता था 70%, 100%, ठीक है, माने सामान का डबल। अब कितना टैक्स लगता है आपका ओवरऑल, जनरली 30% के आसपास होता है ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पे, लेकिन बेसिक कस्टम्स ड्यूटी इतनी होती है। उसके ऊपर फिर IGST लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वो बेसिकली इसीलिए लगता है क्योंकि देखिए अगर आप इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ता है, GST देना पड़ता है। तो जो बाहर वाला आएगा वो सिर्फ ऐसा तो नहीं होगा ना कि सिर्फ BCD दे दे और जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है वो तो टैक्स दे ही रहा है, GST दे ही रहा है। तो जो इंडियन मैन्युफैक्चरर GST देने वाला है वही GST उसे भी देना पड़ेगा, जिसे IGST कहेंगे, और ये भी आपको देना पड़ेगा 10%, बेसिकली 10%, ठीक है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्या अर्थ होता है, MFN का क्या अर्थ होता है कि अगर आप मोबाइल मंगा रहे हैं, ठीक है, मोबाइल मंगा रहे हैं, 10% आप ड्यूटी लगा रहे हैं, 10%, तो सारे देशों के लिए यही ड्यूटी रहेगी। अमेरिका से भी आएगा तो भी 10% रहेगी, ऑस्ट्रेलिया से आएगा तो भी 10% रहेगी, श्रीलंका से आएगा तो भी 10% रहेगी, पाकिस्तान से आएगा तो भी 10% रहेगी। सारे कंट्रीज़ को आपको इक्वली ट्रीट करना है। चाइना से आएगा तो भी 10% रहेगी। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते भाई कि चाइना के साथ हमारा वाद विवाद चल रहा है तो चाइना से हम जो चीज़ मंगाएंगे उस पर हम 25% ड्यूटी लगा देंगे। नो। अगर कुछ माने ऐसा आपको लग रहा है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स हैं आपके, तो उस पर आप ड्यूटी बढ़ा सकते हैं। ये भी प्रोविज़न है। नेशनल सिक्योरिटी, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ से गुड्स आएंगे और हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे उसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है, तो आप बढ़ा सकते हैं। चाइना से आप मंगाएंगे तो ये आप क्लॉज लगा के 25% आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि क्या नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। इसकी एक बॉडी होती है डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए WTO में, तो वहाँ पे इंडिया को प्रूव करना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी के क्या कंसर्न्स हैं, जिसके चलते आपने बाकी लोगों पे तो 10% लगाया है, इसको 25% लगाया है जो चाइना से आ रहा है। और ये प्रूव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर इंडिया नहीं प्रूव कर पाया, देखिए वाद विवाद तो होते रहते हैं, बॉर्डर है तो वाद विवाद चलते रहेंगे। देखिए ये एकदम कह देना कि सारी चीज़ें नेशनल सिक्योरिटी से आप रिलेट कर दें, वो संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो WTO क्या करेगा, इंडिया पे एक्शन लेगा। इंडिया पे यही एक्शन ले सकता है भाई कि यहाँ से जो ट्रेड होता है उसे भाई उस पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएँ, ज़्यादा रेगुलेशन लगाए जाएँ, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट कंड्यूसिव। एंड चाइना से अगर सामान हमको सस्ता मिलता है तो उसके भी अपने लाभ हैं, उसके भी अपने लाभ हैं। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। तो WTO क्या कहता है भाई, WTO का एक कंसेप्ट है मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है। तो
ये इस वीडियो में भी हमने अभी तक चर्चा कर ली भाई एफटीए क्या होता है, एमएफएन क्या होता है। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे भाई एमएफएन एंड डब्ल्यूटीओ, एमएफएन डब्ल्यूटीओ एंड फ्री ट्रेड में क्या संबंध है। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या संबंध है। तो और इसके साथ हम और जो वेरिएशंस हैं लाइक सेपा हो गया, ये सब भी हम देखेंगे थोड़ा। तो देखिए, ये मैं वीडियो बहुत बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है मैंने वीडियो में आपको कोई भी असंगत सी बात नहीं बताई है, अप्रासंगिक बात नहीं बताई है। मेरा प्रयास यही रहता है कि आपकी अवधारणात्मक समझ विकसित हो, जिससे आप प्रीलिम्स में भी देखिए कंसेप्चुअल नॉलेज ही मांगते हैं वो। ये आप भूल जाइए कि वो छोटे छोटे फिगर्स 150 क्वेश्चन यदि आते हैं या 100 क्वेश्चन जैसे यूपीएससी में आते हैं, तो हो सकता है 100 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एकदम फैक्ट बेस्ड हों, वो भी बहुत कम चांसेस है। लेकिन चलिए मैं मान लेता हूँ कि 5 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो फैक्ट बेस्ड हों एकदम। लेकिन आपको 100 क्वेश्चन पूरे हल नहीं करने। आपको अगर 45 क्वेश्चन भी आपके हल हो जाते हैं सही, 45 से 50, तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। तो अगर आपका कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है, तो जो 95 क्वेश्चंस हैं ना, जो कंसेप्ट बेस्ड रहेंगे, उसमें आप कर ही नहीं पाएंगे। भले आप समझ लीजिए बहुत आप पेपर पढ़ लीजिए, यहाँ के नोट्स ले लीजिए, वहाँ के नोट्स ले लीजिए, इस टीचर का वीडियो देख लीजिए, तो हो सकता है जो टोटली 5 फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं वो भी आप पूरे तो नहीं कर पाएंगे। हो सकता है चलिए आप 4 कर लें, लेकिन ये 95 जो मेजर गेम चेंजर है वो आप नहीं कर पाएंगे। अब ये आप पे है। मैंने देखा है वीडियो ऐसे ही बनाए जाते हैं कि आपको एकदम छोटी छोटी फालतू सी इन्फॉर्मेशन दी जाए ये बताने के लिए भाई यूपीएससी है तो आपको सब पता करना है। नो, इट इज़ नॉट नीडेड। आपको ब्रॉड नॉलेज रखना है, आपको कंसेप्ट्स का इंटरलिंकेज पता रहना चाहिए। ये फालतू की छोटी छोटी बातें आपको नहीं पता करनी है। इसके लिए गूगल बाबा हैं, उनको भी पता है जो पेपर सेट कर रहा है। आपको क्या लगता है जो सेक्रेटरी बैठा हुआ है, जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, उसे पता रहता है कि इंडिया से कितना $1 बिलियन हुआ, ये ट्रेड में कितना हुआ। प्रेजेंटेशंस बनती है, उन्हें एक मोटा मोटा आइडिया, भाई रोज वही काम करना है, मोटा मोटा आइडिया हो सकता है उन्हें, बट किसी को एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता रहते। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या हुई किसी को नहीं पता रहता है, सेक्रेटरी को भी नहीं पता रहता है। उसे ये भले पता होगा कि भाई हाँ अच्छी ग्रोथ हुई, कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल अच्छी ग्रोथ हुई, बट अगर परसेंटेज में पूछेंगे तो वो भी नहीं बता पाएगा, विच इज टू ह्यूमन। ये हम ऐसे ही हैं, ह्यूमन, वी आर नॉट कंप्यूटर्स। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, और आशा है कि मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर पाया, और आगे की वीडियो में भी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। थैंक यू।